नमस्कार साथियों, एमएस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतिहास से संबंधित होने वाला है। इतना शानदार टॉपिक होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना, मजा आ जाएगा आपको लगेगा कि एकदम मस्त कहानी सुन रहे थे और सब कुछ हमने अपने आंखों से देखा है। बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार तो ये बता देता हूँ मैं। डस्टर ही है, काले लिए मैंने। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मौर्य वंश से संबंधित। आज हम मौर्य वंश पढ़ेंगे और बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, शुरुआत करते हैं मौर्य वंश या मौर्य काल। मौर्य वंश। देखो दोस्तों, मौर्य वंश हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता ये होना चाहिए कि मौर्य वंश का जो समय था वह कब से कब तक रहा था। यानी जैसे कोई वो होता है ना, कोई समय होता है, कोई आंदोलन चला, भाई अब इतने दिन से इतने दिन तक चला था। ठीक है, वैसे ही ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो मौर्य काल जो था, मौर्य जो वंश था, वह कब से कब तक चला था, इसका समय क्या रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि 322 ईस्वी पूर्व से यदि हम बात करें, 322 ईस्वी पूर्व की मैं बात बता रहा हूं, ईस्वी पूर्व की। 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व, कब तक? 185 ईस्वी पूर्व। ठीक है, पूर्व। ये जो समय रहा था मेरे दोस्तों, ये रहा था मौर्य काल का। 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक का जो समय रहा था वह रहा था मौर्य काल का समय रहा था। इस समय मौर्य शासन रहा था भारत में। ठीक है, मौर्यों ने भारत पर राज्य किया था, यह उनका समय रहा था। अब हम बात करते हैं कि मतलब मौर्य जो काल है, इस मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, कैसे ये अस्तित्व में आया, इससे पहले क्या था, क्या जरूरत पड़ी थी मौर्य वंश को स्थापित होने की। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो हमें मौर्य वंश पढ़ने से पहले थोड़ी सी इससे पीछे की बात करनी पड़ेगी ताकि हमारे समझ में आए वो चीज। ठीक है, कि मौर्य वंश अस्तित्व में क्यों आया। अस्तित्व से मेरा मतलब है कि मतलब मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था और उस वंश को समाप्त, उस वंश को हरा कर या उस वंश का समापन करके मौर्य वंश की नींव रखी गई थी। तो देखो, 322 ईस्वी पूर्व की यदि मैं बात करूं तो इस समय क्या हुआ था। इस समय जो हमारा भारत था वो अखंड भारत था। ये पता ही है आपको, भारत के बाद में टुकड़े हुए। ठीक है, पाकिस्तान वगैरह बाद में बने। उस समय हमारा भारत एक बहुत बड़ा देश था, अखंड भारत था। ठीक है, और भारत इस समय क्या था कि छोटे 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 राज्यों में बटा हुआ था। इस समय क्या था कि भारत एक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और ये राज्य क्या करते थे, आपस में ही एक दूसरे से लड़ते थे। किसी छोटे राज्य ने किसी छोटे कमजोर राज्य के ऊपर पड़ोसी बड़े राज्य ने उस पर हमला बोल दिया और उसके क्षेत्र, उस पर अपना क्षेत्र, उसके क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। ये इस समय की क्या थी, प्रक्रिया थी जो चल रही थी। छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राज्य में भारत बटा हुआ था और यही राज्य आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इसी समय क्या हुआ था कि जो भारत का सबसे बड़ा राज्य था इनमें से, उसका नाम था मगध। क्या था? मगध। इस समय क्या हुआ था, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य था इस समय वो मगध था। और मगध का जो शासक था वो कौन था? वो था घनानंद। नंद वंश का शासक था। समझो आप बात को कि मौर्य वंश से पहले एक दूसरा वंश था जिसका नाम था नंद वंश और उस नंद वंश का शासक था घनानंद। ये घनानंद कौन था? मगध जो भारत का सबसे बड़ा राज्य था उसका शासक था। ठीक है, उसका क्या था? ये शासक था। कौन? घनानंद। ठीक है भाई साहब, घनानंद इसका क्या हो गया? शासक हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये घनानंद की यदि मैं बात करूं तो इतना अत्याचारी राजा था, इतना क्रूर, बहुत ही मतलब एक तरीके से लोल आदमी था, कहीं का पागल था ससुरा। ठीक है,
बहुत अत्याचारी राजा था। जो इसके राज्य की जो प्रजा थी वो इससे काफी परेशान थी। जनता पे जनता में जो वहां के लोग थे उन पे बहुत कई प्रकार के अत्याचार करता था, ये उनको दंड देता था और भोग विलासिता में मस्त रहता था, बस नशा करता था। जो वहां की नगर बधुएं जो गणकन्या जो होती थी वहां की, उनके साथ मस्ती करता था। बस ये इसका क्या था, एक तरीके से दिनचर्या थी। पूरा दिन ये भोग विलासिता में क्या करता, निकाल देता था। ठीक है, बहुत ही अत्याचारी राजा था, भोग विलासिता में लीन रहता था पूरे दिन इस समय। ठीक है, अब इसको कि मतलब ही नहीं राज्य से कि राज्य में क्या हो रहा है। ठीक है, क्या क्या हो रहा है इस समय। मैं आपको यहाँ पे साथ ही साथ आपको मैं लिख भी देता हूं अच्छी अच्छी जो मतलब मेन जो बातें होंगी। ठीक है, और मैं बाकी बातें आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ा राज्य था, सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, मगध। ठीक है, मगध था। इसका शासक कौन था, शासक था कौन, घनानंद। घनानंद। ठीक है, किस वंश का शासक था, तो नंद वंश का, नंद वंश का। ठीक है, और इस मगध की राजधानी क्या थी, इस मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इस समय भारत का सबसे बड़ा राज्य था मगध। मगध और मगध का शासक था कौन, घनानंद। घनानंद किस वंश का शासक था, नंद वंश का शासक था। और मगध की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र सॉरी इसकी राजधानी थी। और किस मतलब कैसी मानसिकता का शासक था, आपको पता ही है, बहुत अत्याचारी शासक था, प्रजा पे जुलूम करता रहता था। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या हुआ था, इस समय भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध एक वो था, विद्यालय था, विश्वविद्यालय था। ठीक है, शिक्षा का संस्थान था एक, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध शिक्षा का संस्थान था। मतलब विश्व प्रसिद्ध आ गया था, आप अंदाजा लगा सकते हो कितना प्रसिद्ध था वो, पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। ठीक है, तक्षशिला कौन सा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, ये एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। विदेशों के जो मतलब छात्र थे वो भी यहाँ पर शिक्षा अर्जन करने के लिए आते थे, विदेशों से पढ़ने के लिए आते थे छात्र हमारे भारत में। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। ठीक है, अब इसी समय होता क्या है, इस समय होता क्या है, यहाँ पर एक शिक्षक आते हैं भाई साहब। कौन आते हैं, एक शिक्षक आते हैं जिनका नाम क्या होता है, वो क्या नाम होता है उस शिक्षक का, उनका नाम होता है चाणक्य। कौटिल्य भाई साहब आ गए पढ़ाने के लिए, बाहर से ट्रांसफर हो गए तक्षशिला में। ठीक है, तो एक शिक्षक आते हैं चाणक्य जिनका नाम होता है। ठीक है, लिखता चल रहा हूं साथ साथ में। कौन सा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला। तक्ष ये लिख लेना आपके हिसाब से, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था, तक्षशिला वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। ठीक है, वर्तमान में कहां पर है, ये पाकिस्तान में है। पहले भारत में था, अखंड भारत था उस समय, भारत में था। अब वर्तमान में पाकिस्तान में। यहां पर एक शिक्षक आते हैं जिनका नाम क्या होता है मेरे भाई, उनका नाम होता है चाणक्य भाई साहब। ठीक है, क्या नाम होता है उनका, उनका नाम होता है चाणक्य। वो यहां पर क्या आते हैं, इस विद्यालय में, इस विश्वविद्यालय में वो आते हैं, स्वागत किया जाता है उनका। ठीक है, वो आते हैं यहां पर, एक बहुत बड़ी दुखद घटना दे देते हैं सबको आकर। दुखद मतलब एक बहुत चिंता वाली घटना दे देते हैं कि यार ये आए और उन्होंने तो खतरनाक,
उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो मतलब सिकंदर जो था मकदूनिया का शासक, जो पूरे विश्व विजेता था, पूरे विश्व को जीतने की जिज्ञासा थी उसके मन में, जीत तो नहीं पाया था लेकिन उसने जीतने का प्रयत्न किया था, जीतने का प्रयास किया था उसने, बहुत लगभग उसने बहुत सारे क्षेत्र थे उनको जीत लिया था, कई देशों को जीत लिया था। तो उसे जीतने का उसी ने प्रयास किया था कि मैं पूरे विश्व को जीतूंगा, तो उसे विश्व विजेता कहा जाता है। चाणक्य भाई साहब आए और उन्होंने कहा कि जो मतलब सिकंदर जो है मकदूनिया का शासक है, वो भारत पर आक्रमण करने वाला है, भारत पर आक्रमण करने वाला है। कौन? सिकंदर। चाणक्य ने आकर ये बात कही, उसको पता लगता है कि चाणक्यों की वजह से वो आक्रमण करने वाला है, तो उसने क्या किया तुरंत, ठीक है, और उसने क्या किया कि जो भारत के जो वो राज्य थे, थोड़े शक्तिशाली जो राज्य थे, है ना, थोड़े शक्तिशाली जो राज्य थे, भाई इनके पास सेना ज्यादा है, पैसे वैसे में भी ठीक स्थिति में है, लड़ने की क्षमता है इनमें, उन सभी राजाओं को इकट्ठा किया एक जगह। घनानंद भाई साहब को भी निमंत्रण भेजा, लेकिन ये तो बहुत ही वो थे ना, मतलब अपनी अहमता में चूर थे, इनको कोई मतलब नहीं है कि नहीं गए भाई साहब। ये तो सभी मतलब जो शक्तिशाली जो वहां के जो मतलब राज्य थे, उनके राजाओं को बुलाया गया, उनकी बैठक बुलाई गई चाणक्य के द्वारा, ठीक है, चाणक्य के द्वारा एक बैठक बुलाई गई और बैठक में यह कहा गया उनसे कि सिकंदर जो है वो भारत पर आक्रमण करने वाला है, और उसने भारत पर आक्रमण किया तो बहुत तगड़ी मतलब जनहानि होगी, हमको नुकसान होगा, और भारत तो उसके अधीन, मतलब भारत को उसका अधिकार हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारे प्रदेशों को जीत चुका है। और यहाँ पर भारत एक ही नहीं है, भारत के जो राज्य हैं वो बटे हुए हैं, कई भागों में, छोटे छोटे राज्य भागों में बटे हुए, तो कैसे जीतेंगे। तो उन्होंने कहा उन राजाओं ने कि क्या किया जाए भाई साहब इसके लिए। चाणक्य साहब आप ये खबर लेके आए हो, ठीक है, आक्रमण करेगा, तो क्या किया जाए इसके लिए, क्या करें हम। तो चाणक्य ने कहा कि हम सबको, सभी जो राज्य है भारत के, शक्तिशाली राज्य हो या कोई से भी राज्य हो, उन सबको एक होना पड़ेगा और एक होकर उसके साथ मुकाबला करना पड़ेगा। किसके साथ? सिकंदर के साथ। कभी अगर एक नहीं हुए तो एक छोटा सा राज्य सिकंदर आया, निकल गया, बस मामला ही खत्म, उस राज्य का नाम निशान ही मिटा देगा। तो सबको एक साथ आना पड़ेगा और एक साथ मिलकर उसका मुकाबला करना पड़ेगा, ताकि हम उसको पराजित कर पाए और हम जीत पाए। वो राजा कहने लगे भाई साहब ये क्या बोल रहा है चाणक्य साहब से कोई समझाओ यार, ये क्या बोल रहा है कि बोलो सबको एक साथ आना पड़ेगा। अरे भाई यहाँ पे तो सब लोग एक दूसरे को मारने को उतर रहे हैं, आज इसने उसका राज्य छीन लिया, उसने अधिकार कर लिया, कोई किसी के साथ मिलने की तो दूर वार्ता करने को भी तैयार नहीं है। तो हम ये तो मतलब ये चीज तो संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, कोई और रास्ता अपनाओ। चाणक्य ने कहा कि भाई ये रास्ता एक ही रास्ता है, सब मान जाओ। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब ऐसा नहीं होगा। सभा बिखर गई, भंग हो गई सभा, यानी सबके सब वहां से चले गए। क्या हुआ? चले गए। चाणक्य चले गए सबके सब वहां से, सब राजा। चाणक्य ने भाई साहब दिमाग लगाया कि ये तो समझने वाले है नहीं है, आप लोगों को कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। चाणक्य ने कहा कि इसे रोकने का एक तरीका है, उसने सब बता दिया उनको कि ऐसा ऐसा होगा। तो सभी राजा माने नहीं, और फिर चाणक्य ने क्या किया, चाणक्य ने खुद ने ये बीड़ा उठाया कि मुझको भारत के सभी राजाओं को क्या करना पड़ेगा, एकत्रित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एकत्रित करना पड़ेगा, एक साथ उनको बैठाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, नहीं तो मारे जाओगे। ठीक है भाई साहब। अब चाणक्य भाई साहब, ठीक है, चाणक्य कौन? चाणक्य। ये चाणक्य कहां पर जाते हैं? ये चाणक्य भाई साहब जाते हैं कहां पर? मगध में। सबसे बड़ा राज्य था इस समय। अब उसको भी लगा कि यार सबसे बड़ा राज्य है, वो सबसे पहले वही जाना पड़ेगा हमको। उसके अधीन तो बहुत राज्य होंगे, वो सबको मतलब कुछ मतलब लगभग मदद तो करेगा थोड़ी बहुत। तो ये चाणक्य भाई साहब आ गए यहाँ पर, कहां पर? मगध आ गए। मगध का शासक पता ही कौन था? घनानंद था। काफी लंबी
चौड़ी पैदल यात्रा करने के बाद ये भाई साहब चाणक्य पहुंचे और चाणक्य को गेट पे मतलब वहां पे दरवाजे पर रोते बोले भाई साहब रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, कहां जा रहे हो? सेनापति ने रोक दिया, सेनापति ने रोक दिया, बोले मुझे महाराज से मिलना है, मुझे महाराज से मिलना है। उन्हें कहा कि आप रुको, आपको बुला के जाएगा, बैठो। बैठ गए चाणक्य भाई साहब को 2-3 पैर यानी 2-3 घंटे हो गए, आया नहीं अभी तक। चाणक्य खुद ही चले गए अंदर। वहां पर जाकर देखा चाणक्य ने वहां पर जाकर देखा तो वहां पर क्या था? वहां पर था भाई साहब की जो गणानंद भाई साहब है, इनके आसपास जो वहां की नगर बधू जो गणकन्या जो होती थी वहां की, वो नृत्य कर रही हैं, महिलाएं नृत्य कर रही हैं, शराब पी रहा है भाई साहब और मस्त है अपनी मस्ती में। ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है। चाणक्य ने ये दशा देखी। गणानंद बोलता है ये कौन है ब्राह्मण यहाँ पे आ गया। चाणक्य ने कहा, उसको पूरी स्टोरी सुनाई, भाई साहब ये और बात है गणानंद जी, सिकंदर जो आक्रमण करने वाला है, आपको ये करना पड़ेगा कि सबको एकत्र करना पड़ेगा। ये भाई साहब बोलते हैं कि ओ पंडित जी, मैं अकेला ही काफी हूं उसके लिए, तो आप जाओ यहाँ से, अकेला ही काफी हो, क्या लड़ लूंगा, वो आ रहा तो उसको आने दो, मैं अकेला लड़ लूंगा। चाणक्य ने बोला नहीं रे भाई, क्यों हवा में उड़ रहा है, नहीं कर पाएगा तू, नहीं होगा तेरे से। वो बोला मैं लड़ दूंगा। अब उसने मदिरा तो पी रखी थी, उसने क्या किया, चाणक्य को धक्का मार दिया, अपमान कर, चाणक्य को उठा अपने सिंहासन से धक्का मार दिया। चाणक्य धक्के से उसके से गिर गया। गिरने के बाद क्या होता है, चाणक्य की जो शिखा होती है, शिखा समझ रहे हो, शिखा 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 क्या थी, शिखा थी चोटी, और चोटी वाले बाबा, ये चोटी थी भाई साहब इसकी, चाणक्य की। धक्का मारने से चाणक्य की चोटी खुल जाती है। उसने अपनी चोटी में ऐसे गांठ दे रखी थी, वो लड़कियां बनाती है ना ऐसा ऊंचा सा, ऐसा उसने पीछे गांठ दे रखी थी, वो उसका खुल गया। सेकंड वो किसका, सॉरी उसका, चाणक्य की चोटी खुल गई। चाणक्य क्रोधित हो गया भाई साहब और खड़ा हुआ, उसको श्राप दिया, उससे ये बात कही गणानंद से कि जब तक मैं चाणक्य नंद वंश का सर्वनाश नहीं कर देता, नंद वंश का सर्वनाश नहीं कर देता, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा, अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। ये बात कही किसने, चाणक्य ने। किससे? गणानंद से। गणानंद बोला हाँ जा कर लेना, तुझे जो हो कर लेना। उसको वहां से भगा दिया और वो चला गया वहां से। इस अपमान का बदला तो लेना था। वो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। कौन? चाणक्य बिल्कुल आग बबूला हो रहा था। चाणक्य यहां से मगध से निकल गया। अब चाणक्य निकलने के बाद कहां पर पहुंचता है, एक जगह है मेरे भैया पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी थी क्या, पाटलिपुत्र। चाणक्य पहुंच गया पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पहुंच गया। पाटलिपुत्र पहुंचने के बाद वहां पर वो क्या देखता है, वहां पर वो ये देखता है कि एक शिकारी था। उस शिकारी के पास 8-10 बच्चे बैठे हुए थे, भूखे थे वो बच्चे। उनमें से एक चंद्रगुप्त था, हालांकि इसकी बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मैं आपको इतनी नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। फिर आप मतलब एक तरीके से बहुत ही डिटेल ज्यादा जानने की अपन को जरूरत नहीं है, ठीक है। उनमें से एक कौन था, चंद्रगुप्त। ठीक है, उनमें से एक चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त को वो अलग सब बच्चों से दूर बैठा था। चाणक्य ने कहा उस शिकारी से कि ये बच्चा जो है ये मुझे चाहिए। बहुत बड़ी बातें हैं वो, कई ऐसी मतलब कथाएं मिलती है उसके बारे में, लेकिन उनको छोड़ो आप, मेन टॉपिक पे आते हैं। चाणक्य ने कहा कि मुझे बच्चा चाहिए। शिकारी ने कहा कि नहीं, ऐसे कैसे दूं बच्चा, तेरा थोड़ी बच्चा है, तो ब्राह्मण है, तेरा क्या बच्चा आ गया है। उसने कहा मुझे चाहिए। शिकारी ने कहा ठीक है, मुझे 1000 खांसे की मुद्रा चाहिए, मैं आपको बच्चा दे दूंगा। तो भाई साहब एक बात बता दूं आपको, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को, थोड़ा बड़ा लगता हूं ना, देखिएगा नहीं,
चंद्रगुप्त को 1000 कांसे की मुद्राओं में क्या किया? खरीदा। किससे? उस शिकारी से खरीद लिया। चंद्रगुप्त ने क्या किया? उस शिकारी से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उस शिकारी से 1000 कांसे की मुद्राओं में खरीद लिया। ठीक है। और एक बात और यहाँ पर देखो, मैं एक बात बता दूं आपको कि जो ये बच्चे बैठे हुए थे यहाँ पर एक खेल खेल रहे थे, चंद्रगुप्त वगैरह ये सभी क्या एक खेल खेल रहे थे यहाँ पर। उस शिकारी जो था एक मतलब वो खेल खिलाता था, वो मतलब बहुत उसका नाम याद रख लो। उस खेल का नाम था राजकिलिम। क्या नाम था? राजकिलिम। ठीक है, राजकिलिम इस खेल का नाम था। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि मतलब जो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिकारी से खरीदा था, उस समय वो कौन सा खेल खेलता था? वो राजकिलिम खेल खेलता था। कौन? वो चंद्रगुप्त राजकिलिम खेल था, वो खेल खेलता था। ठीक है। अब क्या किया? चाणक्य चंद्रगुप्त को ले गया, तक्षशिला ले गया। तक्षशिला ले जाने के बाद क्या किया? तक्षशिला ले जाकर इसने 8 साल तक, कब तक? 8 साल तक इसको पढ़ाया। 8 साल तक खूब पढ़ाया इसको। पढ़ भाई तू, सब डिग्रियां दिला दी इसको 8 साल में। किसको? चंद्रगुप्त को। चाणक्य ने पढ़ाया इसको चंद्रगुप्त को। 8 साल पढ़ाने के बाद क्या हुआ? ऐसा भी कहा जाता है कि मतलब 8 साल तक खूब पढ़ाया इसको चंद्रगुप्त को चाणक्य ने। वहां पर खूब मेहनत कराई इसको ले जाकर। ऐसा कहा जाता है कि जो मतलब वो इस उम्र में जो सिकंदर के पास भी गया था। कौन? चंद्रगुप्त सिकंदर के पास में भी गया था, और सिकंदर के सामने जाकर उसने कुछ अपशब्द बोल दिए थे और उसको पकड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन वह भाग गया। ठीक है, मैं इनको मिटा देता हूं, अभी तो बाद में बताता हूं। ठीक है, वहां से भाग गया। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद ये हुआ था कि जो उस समय ये शासक था कहां का? सीरिया का शासक था। कौन? सेल्यूकस निकेटर। कौन? सेल्यूकस निकेटर सीरिया का शासक था। इसका जो एक शिविर लगा हुआ था, इस शिविर में भी गया था। कौन? ये चंद्रगुप्त शिविर में गया था। किसके? इस सेल्यूकस के शिविर में गया था। वहां पर शिविर में जाने के बाद वहां पर एक प्रतियोगिता चल रही थी पहलवानों की। तो इस चंद्रगुप्त ने क्या किया? इस चंद्रगुप्त ने ये कर दिया मेरे भाई। चंद्रगुप्त ने कहा उस पहलवानों को, 4-5 पहलवानों को अकेले नहीं पछाड़ दिया। और इस ताकत को देखकर क्या हुआ? इस ताकत को देखकर पता है एक ही बात हो सकती है। क्या हो सकती है? इस ताकत को देखकर सेल्यूकस की जो पुत्री थी हेलेना, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और फिदा हो गई चंद्रगुप्त पे। चंद्रगुप्त को वहीं से फूल फेंक के मारती है ये ले मतलब फिदा हो गई उस पे, चंद्रगुप्त पे। चंद्रगुप्त को देखकर वो मतलब आश्चर्यचकित रह गई कि इसने इतने सारे पहलवानों को अकेले नहीं हरा दिया। उसको दिल दे बैठी अपना। क्या नाम था उसका? हेलेना। ठीक है, बाद में क्या हुआ था? देखकर सेल्यूकस की जो पुत्री थी हेलेना, वो दिमाग संतुलन उसका हिल गया कि बोला ये तो मस्त। ठीक है, वो भाई हेलेना। लेकिन एक बात होती है ना यार, मोहब्बत तो गई उनसे, लेकिन वो क्या हुआ? बीच में एक और रुकावट आ गई। हेलेना उस समय अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन कभी भी बेबीलोन चली गई वहां से। और चंद्रगुप्त कहां गया? वहां से हेलेना बेबीलोन चली गई। चंद्रगुप्त आ गया सेना एकत्रित करने के लिए। दोनों बिछड़ गए। चंद्रगुप्त सेना एकत्रित करने के लिए आ गया। सेना उसने एकत्रित की और क्या किया? उसने उस पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया? घनानंद पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, उसने घनानंद पर आक्रमण कर दिया और हार गया। कौन हार गया बताओ? ये चंद्रगुप्त हार गया। हाँ, चंद्रगुप्त हार गया। उसने क्या किया? घनानंद पर आक्रमण कर दिया चंद्रगुप्त ने सेना एकत्रित करके। और कौन हार गया? ये हार गया।
ये हार गया। हारने के बाद क्या हुआ, चाणक्य ने दिमाग लगाया कि यार ऐसे थोड़े जीता जाता है, तो उन्होंने जाकर सीधा यहाँ पर सेना एकत्रित की, उस पर आक्रमण कर दिया। तो चाणक्य ने दिमाग लगाया कि भाई बीच में क्यों कूद रहा है, पहले साइडों से जाना, एक धीरे 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 पहुंच वहां पर। तो उसने, चाणक्य ने दिमाग लगाया, एक रणनीति बनाई। उसने कहा कि पहले उसके जो मार्ग में, मगध तक के जो मार्ग में हम यहां से जाएंगे तक्षशिला से मगध तक, और मगध तक की जो मतलब रास्ते में जो जितने भी मार्ग पड़ेंगे उनसे संधि करनी पड़ेगी, और जीतना पड़ेगा, उनको हमारे साइड जाना पड़ेगा, तब हम उसको जीत सकते हैं, मारा सकते हैं। तो सबसे पहले वहां पर गए, कहां पर, हिमालय। हिमालय गए कौन, चाणक्य। कहां पर गया, हिमालय गया भाई साहब। और हिमालय का शासक कौन था, वो पता है, पर्वतकर। हिमालय का शासक कौन था, पर्वतकर। इस पर्वतकर के पास गए, पर्वतकर को समझाया करा, पर्वतकर मान गया। ठीक है, पर्वतकर मान गया और हिमालय को अपनी साइड कर लिया। इसके बाद ये पंजाब को जीता, पंजाब को जीता कौन, चंद्रगुप्त। और पंजाब को जीतने के बाद चंद्रगुप्त से पंजाब को जीतने के बाद क्या हुआ, सीधा चले गया ये पाटलिपुत्र। कहां पर चला गया, पाटलिपुत्र चला गया, पाटलिपुत्र चला गया। पाटलिपुत्र क्या थी, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी, मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पहुंच गया। वहां पर जाने के बाद क्या हुआ, वहां पर ये हुआ, सेनापति था किसका, घनानंद का सेनापति था, जिसका नाम था क्या, भद्रासर। भद्रासर इसका नाम था किसका, इस पाटलिपुत्र में यही रहता था ये। इसका सेनापति था मगध, घनानंद का सेनापति था भद्रासर। इस भद्रासर से इसका मुकाबला हुआ, क्या हुआ, भद्रासर से इसका मुकाबला हुआ किसका, चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त का मुकाबला हुआ और इस असुर मारा गया। कौन मारा गया, कौन, भद्रासर। चंद्रगुप्त ने इसको पराजित कर दिया, ये मर गया। फिर क्या हुआ, फिर तो होना ही वही था। फिर जो घनानंद था, घनानंद था, इस घनानंद को पराजित कर दिया किसने, चंद्रगुप्त ने पराजित कर दिया चाणक्य की सहायता से। ठीक है, घनानंद को, घनानंद को चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से पराजित कर दिया। क्या कर दिया, पराजित कर दिया, पराजित कर दिया, पराजित कर दिया। और क्या हुआ, 322 ईस्वी पूर्व में, 322 ईस्वी पूर्व में पूरे भारत में, क्या पूरे भारत में क्या किया, एक अखिल भारतीय साम्राज्य की इसने स्थापना की, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और 322 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश का उदय हुआ, या कुछ भी उदय हुआ, या इसकी नींव रखी गई थी। कब, तो ये बात आपकी, मैंने कहानी आपको इसलिए बताया कि आपके थोड़ी सी समझ आ जाए ये बात। ठीक है, तो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रख दी, और पूरे भारत का वो क्या बन गया, शासक बन गया। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य शासक बन गया। अब यहां से हम चंद्रगुप्त के बारे में बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे, अब बता दूं मैं आपको। चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता है भाई, देख मैं इसको ना मिटा रहा हूं यहाँ पर, अब थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे हम। ये जो एक कहानी टाइप में थी, ताकि आपको समझ में आ जाए इनके बारे में, इसके इस चीज के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि नंद वंश का शासक था घनानंद, ये बहुत अत्याचारी था, पता ही है आपको। इसने मतलब प्रजा पर बहुत जुल्म किए थे, तो इसको हरा दिया। प्रजा भी बहुत परेशान थी इससे कि ये हर जाए या मर जाए, कुछ हो जाए इसको, लेकिन और चंद्रगुप्त ने इसको हरा दिया। तो मतलब जो वहां की जनता थी बड़ी प्रसन्न हुई, और वो मतलब मुक्त हो गई, अपने उसके अत्याचारों से मुक्त हो गई। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि चंद्रगुप्त को, क्या, चंद्रगुप्त को भारत का, चंद्रगुप्त को भारत का क्या कहता है, भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। चंद्रगुप्त को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, मुक्तिदाता कहा जाता है।
मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि पूरा तो चंद्रगुप्त को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि नंद उसके जो गणानंद के अत्याचारों से वहां की जनता मुक्त हो गई, तो वो भी चाहते थे कि हम इससे अत्याचारों से मुक्त हो, ये मर जाए, कर जाए या हार जाए, कोई दूर शासक आ जाए, तो वो सब चिंता खत्म हो गई बाकी, और वह चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य वापस स्थापित कर दिया, और इसलिए भारत का महान मुक्तिदाता कहा जाता है। दूसरी अब बात करते हैं क्या, जो अब देखो सीरिया का जो शासक था भाई साहब कौन, सेल्यूकस निकेटर, जो उसकी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, उसकी लड़की की फिदा हो गई थी उस चंद्रगुप्त मौर्य पे, ठीक है, वो प्यार पड़ गई थी, उसकी यदि हम बात करें, ये सीरिया का सेल्यूकस निकेटर ये अलग ही सपने देख रहा था कि मैं भारत पर आक्रमण करूंगा जाकर, ठीक है। सीरिया का जो शासक था सेल्यूकस निकेटर, ये भाई साहब सिकंदर का सेनापति था, ध्यान रखना ये बात, देखो वहां पे कौन था, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, ये कौन था, सेल्यूकस निकेटर कौन था, सिकंदर का सेनापति, बहुत मस्त बात है, सिकंदर का सेनापति था, ये का सेनापति, सिकंदर का सेनापति था ये, ठीक है। ये सोच रहा था कि मैं भारत पर जाकर आक्रमण करूंगा, भारत पर अपना अधिकार जमाऊंगा। इसने क्या किया, इसने 305 ईस्वी पूर्व में सिंधु नदी तक आ गया, कौन, सिंधु, कब, 305 ईस्वी पूर्व में, 305 ईस्वी पूर्व में सिंधु नदी तक आ गया, कौन, ये सेल्यूकस भाई साहब, ये सेल्यूकस आ गया 305 ईस्वी पूर्व में सिंधु नदी के पास, कहां पर आ गया, सिंधु नदी के पास, सिंधु के पास आ गया, सिंधु के पास आ गया, खबर लगी चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त उठा अपनी सेना को और चल दिया वहां पर, कहां पर, सिंधु के पास, सिंधु के पास चला गया। अब यहां पर क्या हुआ, चंद्रगुप्त भी आ गया इधर से, चंद्रगुप्त भी आ गया, और ये दोनों आ गए 305 ईस्वी पूर्व में, मेरे भाई क्या हुआ, 305 ईस्वी पूर्व में इन दोनों में सिंधु नदी के किनारे, यहां पर क्या हुआ, युद्ध हुआ बहुत ही खतरनाक तरीके से, इसमें 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ, और जिसमें क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर हार गया, सेल्यूकस निकेटर हार गया उस युद्ध में। हारने के बाद क्या यहां पर क्या हुआ, हारने के बाद हुआ 303 ईस्वी पूर्व में, कब, 303 ईस्वी पूर्व में, इधर लिख देता हूं यहां पर, 303 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस भाई साहब आता है, बोला संधि कर लो मुझसे, संधि हो गई, किस किस में, अब देखो यहां से बहुत ही मस्त बात आने वाली है सामने, 303 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य में और किसमें, चंद्रगुप्त में और इसमें सेल्यूकस में, दोनों में संधि हो गई, 303 ईस्वी पूर्व में संधि हो जाती है, भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय संधि, आपको याद रखनी है, 303 ईस्वी पूर्व में हुई थी, किस किस के मध्य हुई थी, भारत और सीरिया के मध्य हुई थी, शासक कौन थे, सीरिया का शासक था सेल्यूकस निकेटर, और भारत का कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। यहां पे लिख देता हूं भाई साहब मैं, एक सेकेंड, ठीक है, ये भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय संधि थी, पहली अंतरराष्ट्रीय संधि, पहली अंतरराष्ट्रीय संधि थी ये, ठीक है, पहली अंतरराष्ट्रीय संधि थी, कौन सी, भारत की, किस किस के मध्य हुई थी, सीरिया और भारत के मध्य, सीरिया प्लस भारत, कब, 303 ईस्वी पूर्व, 303 ईस्वी पूर्व, शासक कौन थे, भारत का तो था कौन, चंद्रगुप्त, और यहां कौन था, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस, इन दोनों के मध्य संधि हुई। सेल्यूकस ने क्या डिमांड रख दी, यहाँ पर क्या शर्त रख दी, संधि कुछ बातें हैं जो बता देता हूं आपको। पहली क्या थी कि ये भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय संधि थी, ठीक है, हो गई सीरिया के मध्य और भारत के मध्य, 303 ईस्वी पूर्व में हुई, सीरिया का शासक था सेल्यूकस और भारत का चंद्रगुप्त, ठीक है। और इसमें एक बात क्या हुई, चंद्रगुप्त की मौज लग गई थी, क्या लग गई थी कि चंद्रगुप्त पे जो लड़की फिदा हुई थी, उस पहलवानी को देखकर
खुद सेल्यूकस ने बोल दिया कि मेरी पुत्री का विवाह मैं तेरे साथ करने वाला हूं। एक शर्त इसकी ये थी, मतलब एक बात ये थी कि सेल्यूकस ने कहा था कि मेरी पुत्री हेलेना का विवाह मैं चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करूंगा, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करूंगा। ठीक है, ये दो बातें थी। लेकिन बीच में क्या हो गया, बीच में चंद्रगुप्त बोल दिया भाई ठीक है मैं तैयार हूं करने के लिए, मैं तो पहले से ही प्यार करता हूं उससे। ठीक है, चाणक्य बीच में टांग अड़ाता है, बीच में चाणक्य क्या बोलता है, अरे चंद्रगुप्त इधर आ 1 मिनट के लिए, अभी से हम मत करे, थोड़ा देखने पड़ेगा। चाणक्य ने बोला कि नहीं शादी नहीं करने का, लेकिन चंद्रगुप्त बोलता है क्या आज तक मैंने आपकी सब बातें मानी, अब आप मेरे काम में बातें क्यों आ रहे? वो बोला ठीक है कर ले, लेकिन चाणक्य ने सेल्यूकस से एक बात कही कि बोले मेरी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को यदि आप मानते हो तो हमें इस विवाह के लिए तैयार है या अन्यथा नहीं है। सेल्यूकस बोलता है ठीक है भाई साहब, आप आपकी शर्तें रखो, क्या चाहिए आपको दहेज में? बोला दहेज नहीं चाहिए हमको, दहेज तो हम ही दे देंगे आपको। हाँ ये बात ठीक है कि उसने कुछ जेड्रोकेसिया, अराकोसिया ऐसे प्रदेश थे जो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दिए थे। ठीक है, ये अफगानिस्तान वगैरह वाला जो क्षेत्र है, ये मतलब इसने इसको दे दिया किसको? चंद्रगुप्त को। और बदले में क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए थे किसको? उसको, सेल्यूकस को। यहां पर लिख देता हूं मैं 500 हाथी दिए थे भाई साहब। किसने दिए थे ये 500 हाथी? दिए थे चंद्रगुप्त ने दिए थे किसको? सेल्यूकस को दिए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शर्त क्या थी? शर्त यहाँ पर यह थी, उसने ये कहा था चाणक्य ने, ठीक है हेलेना चंद्रगुप्त से विवाह करेगी जरूर, हेलेना चंद्रगुप्त से विवाह करेगी जरूर, लेकिन कभी भी अपने जीवन में ये क्या नहीं करेगी? चंद्रगुप्त के राज कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी कोई राज कार्य होगा, राज प्रशासनिक संबंधित कोई कार्य होगा, हेलेना का उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, हेलेना अपने काम से काम रखेगी। तो ये बात थी पहली शर्त कि हेलेना चंद्रगुप्त के राज कार्यों में, किसमें? राज कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी नहीं तो तलाक देगा चंद्रगुप्त से। ठीक है, नहीं करेगी। एक दूसरी बात क्या थी यहां पर कि जो हेलेना का जो पुत्र होगा वह कभी भी भारत की राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। ठीक है, हेलेना का जो पुत्र होगा, चंद्रगुप्त का, हेलेना का, वो कभी भी भारत की राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, भारत का कभी भी उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। कारण क्या था इसमें? कारण इसमें यह था, हेलेना जो थी वो सीरिया की महिला थी, यानी विदेशी महिला थी, और उसमें चाणक्य ने पहले ही कह दिया था चंद्रगुप्त से कि यदि ये विदेशी महिला का पुत्र हमारे भारत की राजगद्दी पर बैठेगा तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है बात, क्योंकि वो उसके मन में विदेशी भावना रहेगी, क्योंकि भारत से प्यार थोड़ी करती है, वो तो प्रेम करती है चंद्रगुप्त से, भारत के प्रति उसकी भावना विदेशी रहती, इसीलिए वह भारत की राजगद्दी पर उसके पुत्र को नहीं बैठाना चाहता था। कौन? चाणक्य, कि इसके पुत्र में और इसमें हेलेना में, दोनों में विदेशी भावना रहेगी, भारत के प्रति इनकी भावना अच्छी नहीं रहेगी, इसीलिए इनको राजगद्दी पर नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठे दिएगा। तो हेलेना का पुत्र, इसका पुत्र, ठीक है, इसका मैं यहाँ पे लिखा हूं, समझ जाना, हेलेना का पुत्र, हेलेना का जो पुत्र था, हेलेना का पुत्र भारत की गद्दी पर नहीं बैठेगा। ठीक है, नहीं बैठेगा। ठीक है सर, तो मान ली भाई साहब। और एक यहाँ पर इतनी गजब बात आ रही है सामने, यहाँ पर क्या बात आ रही है कि जो ये हेलेना का और चंद्रगुप्त का जो विवाह हुआ था ना, ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। क्या था? पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह और पहली अंतरराष्ट्रीय संधि देखो मौर्य काल में हुई थी। किस किस के मध्य? सीरिया और भारत के मध्य पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसके मध्य हुआ था? ये हेलेना और चंद्रगुप्त के मध्य पहला अंतरराष्ट्रीय। और अभी थोड़े दिन पहले 2018 में भारत का भी एक और अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ठीक है, सेल्यूकस ने अब क्या कर दिया भाई साहब, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, ले गया चंद्रगुप्त हेलेना को। उसके बाद सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत भेजा यहाँ पर, जिसका नाम क्या था?
जिसका नाम था मेरे भाई क्या, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज का नाम था, ठीक है। इसने एक पुस्तक लिखी थी। इसने क्यों आया था यहाँ पर, अपनी पुस्तक में क्या वर्णन मिलता है, इसकी पुस्तक में क्या नहीं मिलता है, क्या किया था इसने आकर, सारी बातों की हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। ये मेगास्थनीज था, भारत का पहला वो अंतरराष्ट्रीय दूत था एक तरीके से, जो सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, कहां पर, चंद्रगुप्त के दरबार में। इसने एक पुस्तक भी लिखी थी, ठीक है। पुस्तक का नाम आप कमेंट्स में बताना क्या नाम था उस पुस्तक का, ठीक है। और आगे की जो चर्चा है इस मौर्य वंश की पूरी चर्चा करेंगे हम, एक एक शासक का विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।